हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उर्दू की इन पंक्तियों को अमर कर देने वाले अमर शहीद बिस्मिल जी को समर्पित और उनके साथियों को समर्पित एक लेख आज हम पथिक संदेश की लेखों की श्रृंखला में आज सितंबर माह के विशेष स्तंभ स्मृति स्तंभ में काकोरी कांड की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं इस लेख को आगे पढ़ूं, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने जानने वाले पहचानने वाले सभी लोगों को प्रेषित करें और नागरिक पत्रकारिता का उत्साहवर्धन करें। राष्ट्रवादी जो पत्रिकाएं हैं, राष्ट्रवादी जो लेखक हैं या स्तंभकार हैं, उनका उत्साहवर्धन करें। तो आज के इस अंक को आगे बढ़ाते हुए हमारी ये जो पत्रिका है पथिक संदेश, इसमें स्मृति स्तंभ में काकोरी कांड, जिसने अंग्रेज़ों को हिला कर रख दिया, एक परिवर्तनकारी घटना के 100 साल अभी हो रहे हैं, तो उससे संबंधित ये लेख है। लेख में आगे लिखते हैं, 1925 आते आते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी। वो पाई पाई के मोहताज हो चुके थे। किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे। उन पर काफ़ी ऋण हो चुका था। पैसा वसूलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो फिर सरकारी खजाना क्यों न लूटा जाए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी, न ही ताला जड़ा था। मैंने उसी समय तय किया, मैं इसी पर हाथ मारूंगा। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। सब लोग पहले एक टोही मिशन पर काकोरी गए। 8 अगस्त 1925 को उन्होंने गाड़ी लूटने का एक नाकाम कोशिश की। राम प्रसाद बिस्मिल आगे लिखते हैं, हम लखनऊ की छेदीलाल धर्मशाला के अलग अलग कमरों में ठहरे। पहले से तय समय पर हम लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर घुसे, हमने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। हमने पूछा कि कौन सी गाड़ी है। पता चला कि ये 8 डाउन एक्सप्रेस है, जिस पर हम सवार होने वाले थे। हम सब 10 मिनट देरी से स्टेशन पहुंचे। हम निराश होकर धर्मशाला लौट आए। अगले दिन दोपहर यानी 9 अगस्त को ये सभी लोग फिर काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौलें और रिवॉल्वर थे। अशफाक ने बिस्मिल को समझाने की कोशिश की, राम एक बार फिर सोच लो, ये सही समय नहीं है, चलो वापस लौट चले। बिस्मिल ने उन्हें जोर से डांटा, अब कोई बात नहीं करेगा। तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से गाड़ी पर चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान पर जाएंगे। वहाँ पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपयों से भरे संदूक पर कब्जा कर लिया जाएगा। बिस्मिल लिखते हैं,
हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ अवैध तरीके से हासिल किए गए सरकारी धन को हासिल करने आए हैं। ये भी तय हुआ कि मैं 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते हैं गार्ड के केबिन के पास खड़े होकर और रुक रुक कर फायर करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत न कर सके। चंद्रशेखर आज़ाद ने सवाल किया, अगर किसी वजह से चेन खींचने के बावजूद अगर गाड़ी नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे? इससे निपटने के लिए बिस्मिल ने समाधान दिया, हम गाड़ी में प्रथम और द्वितीय श्रेणी दोनों डिब्बों में चढ़ेंगे। अगर एक बार चेन खींचने से गाड़ी नहीं रुकती तो दूसरी टीम अपने डब्बे में चेन खींचकर गाड़ी रुकना सुनिश्चित करेगी। 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहाँपुर स्टेशन पहुंच गए। ये सभी लोग स्टेशन अलग अलग दिशाओं से आए थे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। सबने रोज़मर्रा के कपड़े पहन रखे थे और अपने हथियार कपड़ों के अंदर छिपा के रखे थे। उन्होंने डिब्बों में वो जगह ली जो चेन के बिल्कुल नज़दीक थी ताकि उन्हें गाड़ी रुकने पर नीचे उतरने में ज़्यादा समय न लगे। बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही गाड़ी ने सीटी मारी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन पर साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज़ हुई और गाड़ी उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। बिल्कुल सटीक जगह पर चेन खींची गई थी। बिस्मिल लिखते हैं, मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ट्रेन रोकने से पहले एक और ड्रामा हुआ। अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र बख्शी ने सेकंड क्लास के टिकट खरीदे थे। सचिंद्र नाथ बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, मैंने अशफाक से धीमे से पूछा, मेरा जेवरों का डिब्बा कहाँ है? अशफाक ने फौरन जवाब दिया, अरे वो तो हम काकोरी में भूल आए। अशफाक के बोलते ही बख्शी ने गाड़ी की चेन खींच दी। राजेंद्र लाहिड़ी ने भी दूसरी तरफ से चेन खींची। तीनों जल्दी से नीचे उतरे और काकोरी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर गार्ड दिखाई दिया। उसने पूछा, चेन किसने खींची है? फिर उसने हमें वहीं रुकने का इशारा किया। उन्होंने जवाब दिया कि जेवर का डिब्बा काकोरी में छूट गया है, हम तो उसे लेने जा रहे हैं। बख्शी आगे लिखते हैं, तब तक हमारे सारे साथी गाड़ी से उतरकर वहाँ पहुँच चुके थे। हमने वहाँ गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। तभी मैंने देखा कि गार्ड गाड़ी चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा है। मैंने उसके सीने पर पिस्तौल लगा दी और उसके बत्ती छीन ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। अशफाक ने गार्ड से कहा, अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिस्मिल लिखते हैं, हमारे साथियों ने थोड़ी थोड़ी देर पर हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफ़ी भारी था। हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए अशफाक उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। कई प्रयासों के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। तभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसों से देख रहे थे। तभी वहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने वहाँ मौजूद क्रांतिकारियों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2 डिब्बे पहले एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से नीचे उतरा और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ा। इन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा करने की ज़रूरत करेगा। दरअसल अहमद महिला डिब्बे की तरफ बढ़ जा रहा था जहाँ उसकी पत्नी बैठी हुई थी। चूँकि ट्रेन रुकी हुई थी, उसने सोचा कि नीचे उतरकर पत्नी का हालचाल ले आ जाए। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे सारा माजरा समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मेरे दूसरे साथी चीज़ों का उतनी तेज़ी से आंकलन नहीं कर पाए। मनमथनाथ बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अधिक अनुभव नहीं था। जैसे उन्होंने उस व्यक्ति को केबिन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको इशारा कर निशाने पर ले लिया। मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले मनमथ ने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी, वो वहीं पर ज़मीन पर गिर गए।
इसी बीच अशफाक बंदूक को तोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। अंततः बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से वार किया। ताला टूट गया। सारे रुपयों को निकाल कर चादरों में बांधा गया। लेकिन इस बीच एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। दूर से एक गाड़ी आने की आवाज़ सुनाई दी। डर था सामने से आती हुई गाड़ी का ड्राइवर ये नज़ारा देखकर शक न करे। लुटी हुई ट्रेन के यात्री भी अपनी जगह से हिलने डुलने लगे थे। इस बीच बिस्मिल अपनी लोडेड माउजर हवा में लहराते रहे। बाकी साथियों से उन्होंने अपने हथियार छिपा लेने के लिए कहा। अशफाक से उन्होंने अपना हथौड़ा नीचे फेंक देने के लिए कहा। वो ट्रेन पंजाब मेल थी, बिना रुके आगे बढ़ गई। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे महसूस हुआ कि सभी को एक मासूम व्यक्ति की जान जाने का गहरा अफसोस था। मनमथ नाथ को बहुत रंज था कि उन्होंने एक निर्दोष पर गोली चला दी। उनकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वो रो रही थी। बिस्मिल ने मनमथ को गले लगाया और हौसला दिया। मित्रों, लेख, क्योंकि ये पत्रिका ऐसी है जिसमें बहुत बड़े बड़े लेख नहीं रखते। आज हमारा समय हम 10 मिनट तक का रखते थे, परंतु ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। परंतु ये लेख अभी एक छोटा सा लेख बनाने की कोशिश, परंतु देखिए वो घटना भी बहुत अच्छी थी, बहुत मार्मिक घटना थी, बहुत एक हमारे क्रांतिकारियों के जीवन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसको इतने शब्दों में समेटना बहुत अच्छी कोशिश की है और इसमें लिखा भी है। ये जो लेख जिनके माध्यम से सौजन्य से हुआ है वो है रेहान फैजल, BBC लंदन हिंदी सेवा। आप लोगों ने बहुत बार उनका नाम भी सुना होगा। मित्रों, ये क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित ऐसी घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इस सुनहरे दिन जो हम आज जी रहे हैं, स्वतंत्र देश में स्वच्छंद तरीके से रहते हैं, वो इन क्रांतिकारियों, इन बलिदानियों की वजह से रहते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू करें। जो किताबें लिखी गई हैं राष्ट्रवादियों द्वारा, राष्ट्र को समर्पित किताबें जो लिखी गई हैं, उनका आस्वादन लेना शुरू करें, स्वाध्याय करें और जो नकारात्मक विमर्श देश को तोड़ने वाले पल पल पर करते जा रहे हैं उसका खंडन करें। और खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से खंडन करना वो उचित नहीं रहेगा। उनके द्वारा जो ज्ञान दिया है उस पर अपनी राय बनाना वो भी उचित नहीं रहेगा। प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें और राष्ट्रवाद की प्रामाणिक पत्रिकाएं हैं उनको सब्सक्राइब करें, उनको पढ़ें और सहयोग करें। धन्यवाद। जय सिया राम।